हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे भाई, और मैं आप लोगों को सरचार्ज पढ़ा रहा था। सरचार्ज। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सरचार्ज आखिर में है क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स पर लगने वाला टैक्स। दोस्तों, जब टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम लॉ की भाषा में सरचार्ज बोलते हैं। और दोस्तों, मैंने पिछला लास्ट क्लास में आपको सरचार्ज के बारे में पढ़ाया था कि जितने भी इंडिविजुअल लोग होते हैं, जितने भी HUF होते हैं, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, ये जितने भी लोग होते हैं भाई, इन सभी के केस में सरचार्ज लगाया जाता है। और सरचार्ज लगना या नहीं लगना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम क्या है। अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज यहां पर निल रहेगा। और अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, लेकिन अप टू 1 करोड़, दोस्तों अगर वो टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक रहती है तो सरचार्ज लगाया जाएगा टैक्स का 10%। जितना भी हमारा टैक्स होगा भाई, उसके ऊपर 10% की रेट से सरचार्ज लगाया जाता है, 10% की रेट से। और अगर दोस्तों हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, लेकिन अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर अप टू 2 करोड़ है तो टैक्स के ऊपर 15% की रेट से सरचार्ज लगाया जाता है। और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अप टू 5 करोड़ हो जाती है, तो टैक्स का 25% सरचार्ज यहां पर लगाया जाएगा। और जहां पर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम निकल गई तो भाई साहब जितना टैक्स बनेगा ना, उसके ऊपर 37% की रेट से आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो सरचार्ज का मतलब है टैक्स पर लगने वाला टैक्स। दोस्तों, जब टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम लॉ की लैंग्वेज में सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सरचार्ज होता है ना 25% या 37%, ये वाली रेट कब एप्लीकेबल नहीं होती, ये भी मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, जब मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात होती है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात होती है, जहां पर डिविडेंड इनकम की बात होती है अदर सोर्स में, ये 3 इनकम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, ये 3 इनकम ऐसी होती है, अगर ये आपके क्वेश्चन में है और इन 3 इनकम के कारण आपका टैक्स बन रहा है, तो उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज का रेट किसी भी कंडीशन में 15% ऑफ टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। 25% को भूल जाओ, 37% को भूल जाओ, फिर आपको सीधा सीधा जितना भी हमारा टैक्स होगा भाई, उस टैक्स का 15% आपको यहां पर सरचार्ज लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आप लोगों को। तो सरचार्ज का रेट डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, टोटल इनकम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल इनकम क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अच्छा, टोटल इनकम का मतलब क्या बताया था आपको, सारे हेड्स की इनकम का टोटल कर लो, क्लबिंग कर लो, सेट ऑफ कर लो, जो भी डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं वो सारे डिडक्शंस ले लो। इन सारे कामों को करने के बाद जो भी इनकम आपकी बच जाती है दोस्तों, जो भी इनकम आपकी बच जाती है, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। दोस्तों, उसे हम टोटल इनकम बोलते हैं। और वो जो टोटल इनकम होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसके बेसिस पर सरचार्ज लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। यहां पर जो सेकंड नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड फर्म, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी।
फर्म का नाम निकल कर आता है, लोकल अथॉरिटी का नाम निकल कर आता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका नाम भी निकल कर आता है। तो जितनी भी फर्म्स होती हैं, लोकल अथॉरिटी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनकी टोटल इनकम पर भी सरचार्ज लगाया जाता है। और यहां पर दोस्तों सरचार्ज का रेट क्या होता है मैं बता दूं। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज का जो रेट होगा वो यहां पर निल रहेगा। सरचार्ज दोस्तों यहां पर नहीं लगाया जाएगा। और जैसे ही टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, जैसे ही दोस्तों आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, तो सरचार्ज का रेट यहां पर टैक्स का 12% लगाया जाएगा, 12% लगाया जाएगा। तो 1 करोड़ से नीचे टोटल इनकम है तो नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज का रेट कितना रहेगा दोस्तों? 12% रहेगा। तो ये मैंने आपको सरचार्ज का रेट पढ़ाया था। आज मैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, कि जो कंपनीज होती हैं उन कंपनीज के केस में सरचार्ज का रेट क्या होता है। ये दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट क्या होगा ये हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलो कंपनी के केस में क्या रेट होता है मैं बता देता हूं। तो कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट क्या होगा ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों। तो कंपनी तो आप जानते हो ना, कंपनी को भी एक पर्सन कहा जाता है ना, राइट। अब जितनी भी कंपनीज होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनीज 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की कंपनीज पाई जाती हैं। पहली कंपनी का नाम होता है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम होता है फॉरेन कंपनी। तो दोस्तों हम यहां पर कंपनी को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। हम यहां पर कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलो जी, तो हम यहां पर कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो होती है डोमेस्टिक और एक होती है दोस्तों फॉरेन। तो कंपनी 2 तरह की होती है, एक को डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं और दोस्तों दूसरे को फॉरेन कंपनी बोलते हैं। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट में हुआ हो, ठीक है, या जो इंडिया की कमाई हुई टोटल इनकम से अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। अच्छा, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। अच्छा, जितनी भी कंपनीज डोमेस्टिक नहीं होती हैं उन सारी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। चलो अब मैं डोमेस्टिक कंपनी के बारे में आपको बताता हूं। ये जो डोमेस्टिक कंपनी है यहां पर इफ टोटल इनकम, दोस्तों हमें डोमेस्टिक कंपनी की जो टोटल इनकम है उसको बेस बनाना है, क्योंकि सरचार्ज हमेशा जो लगता है वो टोटल इनकम पर बेस होकर लगता है। तो हमें यहां पर बेस बनाना पड़ेगा टोटल इनकम को। ऐसे ही दोस्तों फॉरेन कंपनी के केस में भी हम करेंगे। इफ टोटल इनकम, यहां पर भी हम टोटल इनकम को ही बेस बनाएंगे। अच्छा, ये जो टोटल इनकम होती है इसको हमें बेस बनाकर लिखना होगा। हमें डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम को बेस बनाना होगा
और दोस्तों उसके बेसिस पर हमें सरचार्ज की रेट यहां पर डिसाइड करनी रहेगी। तो क्या रहेगी दोस्तों रेट, मैं बता देता हूं, अप टू 1 करोड़। दोस्तों अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज का रेट यहां पर निल रहेगा। सरचार्ज का जो रेट है वो निल रहेगा। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीस तक है, तो दोस्तों यहां पर जो रेट ऑफ सरचार्ज है वो यहां पर निल रहेगा। और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बट अप टू ₹10 करोड़, दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है किसी की टोटल इनकम कंपनी की, लेकिन वो अप टू 10 करोड़ रुपए तक है, तो वहां पर सरचार्ज का रेट जो है वो टैक्स के ऊपर 7% रहेगा। जो भी टैक्स है भाई उसका 7% रहेगा। और जहां पर टोटल इनकम अबव ₹10 करोड़ हो जाती है, जहां पर टोटल इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, वहां पर सरचार्ज की रेट 12% ऑफ टैक्स रहने वाली है, 12% ऑफ टैक्स। तो सरचार्ज का रेट क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 करोड़ रुपए तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज का रेट वहां पर निल रहने वाला है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट रहेगा टैक्स के ऊपर 7%। और अगर दोस्तों टोटल इनकम हमारी 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है तो टैक्स का रेट हमारा 12% रहने वाला है, 12% रहने वाला है। तो ऐसे हमारे को दोस्तों यहां पर चलना पड़ेगा। अब यही चीज हम फॉरेन कंपनी के केस में भी देखेंगे। हमें फॉरेन कंपनी की जो टोटल इनकम है उसको बेस बनाना पड़ेगा। जो भी हमारी फॉरेन कंपनी है उसको हमको बेस बनाना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 और 3। अगर टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, दोस्तों अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो यहां पर सरचार्ज का रेट निल होने वाला है, निल। और अगर टोटल इनकम अबव ₹1 करोड़ हो जाती है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, बट अप टू 10 करोड़, टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है लेकिन अप टू 10 करोड़ है, तो दोस्तों सरचार्ज का जो रेट है वो यहां पर टैक्स का 2% हो जाएगा। आपको टैक्स का 2% सरचार्ज लगाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों टोटल इनकम हमारी 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है, अगर टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स हमारी 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है तो वहां पर सरचार्ज का जो रेट है वो टैक्स के ऊपर 5% रहेगा। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी है उसकी टैक्स रेट ही बहुत ज्यादा है, 40% है, पढ़ा था आप लोगों ने। तो उससे हम टैक्स ऑलरेडी 40% ले रहे हैं। तो यहां पर सरचार्ज अगर आप देखोगे तो निल 2 और 5 है, जबकि डोमेस्टिक कंपनी पर निल 7 और 12 है। अगर 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगाना ही नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 करोड़ है तो हमें टैक्स के ऊपर 7% लगाना है। और ओहो 10 करोड़ से ज्यादा हो गई टोटल इनकम तो टैक्स का 12% लगाना है। दैट इज द रेट ऑफ सरचार्ज। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि सरचार्ज कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम होने पर लगता है। फर्म, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जब हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है तो ही सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज हमारा 50 लाख से ज्यादा टोटल इनकम अगर है इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, तो जैसे ही टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है माय डियर फ्रेंड्स तो ही सरचार्ज एप्लीकेबल होता है।
अदरवाइज दोस्तों सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो, तो टैक्स हमने पढ़ लिया है, सभी लोगों पर क्या क्या टैक्स रेट होती है। सरचार्ज दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि हर पर्सन पर सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सेस के बारे में। सेस भी एक तरह का टैक्स पर टैक्स है। तो ये सेस क्या है? सेस को हिंदी में बोलते हैं उपकर, मतलब जो कर होता है टैक्स, उसके ऊपर एक और टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेस। तो आप लोग यहां पर हेडिंग डाल लो, फिर मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे भाई। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एक हेल्थ होता है एंड एजुकेशन सेस। तो ये भी आप लोग यहां पर लिख लो भाई। जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अब हम हेल्थ और एजुकेशन सेस पढ़ेंगे। तो सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स पर लगने वाला टैक्स। मतलब टैक्स के ऊपर जब दोबारा टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम लॉ की भाषा में सेस बोलते हैं। टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो दोस्तों उसे हम लॉ की भाषा में सेस बोलते हैं। और ये जो सेस होता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं आपको। सेस जिस पर्पज के लिए लगाया जाता है उसी पर्पज में हम सेस को काम लेते हैं। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो ये जो सेस का पैसा है ये इंडिया में केवल हेल्थ और एजुकेशन के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। जैसे हमारी कंट्री में एक रिसर्च सेस लगता है, तो रिसर्च वाला जो सेस होगा वो केवल रिसर्च के कामों में ही यूज होगा। जैसे हमारी कंट्री के अंदर अलग से बहुत सारे सेस और भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनको जिस पर्पज से कलेक्ट किए जाते हैं उसी पर्पज में सेस के पैसे को खर्च किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस केवल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च होता है। जैसे मैं अभी जयपुर राजस्थान में रहता हूं, तो हमारे यहाँ पर गोकर, मतलब जो गऊ माता होती है, जो हमारी छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने गो सेस लगा रखा है। तो वो जो गो सेस है वो गायों के वेलफेयर के लिए, जो काउज होती हैं उनके वेलफेयर के लिए खर्च होता है। तो सेस जो है वो भी एक तरह से टैक्स पर लगने वाला टैक्स ही है दोस्तों। लेकिन जो सेस होता है, देखो जो नॉर्मल टैक्स होगा वो तो इंडिया में कहीं भी खर्च हो सकता है, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता। लेकिन जो सेस होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और जिस पर्पस के लिए हम उसको कलेक्ट करते हैं उसी पर्पज में दोस्तों हम उसको खर्च करते हैं। तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है भाई, ये स्पेसिफिकली उसी पर्पज का होता है। ठीक है, तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये टैक्स और सरचार्ज पर लगाया जाता है। सर एक बात बताओ, किसी पे सरचार्ज ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सरचार्ज तो तभी लगेगा जब टोटल इनकम लिमिट को क्रॉस करेगी 50 लाख या 1 करोड़। अब अगर मान लो सरचार्ज है ही नहीं, केवल क्वेश्चन में आपके सामने टैक्स ही है, तो फिर ये जो सेस होता है भाई ये आप टैक्स पर लगाओगे। अच्छा, व्हाट इज द रेट? द रेट इज 4%। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये दोस्तों 4% की रेट से लगता है। और एक बात आप लिख लेना ब्रैकेट में, इन ऑल केसेस, मतलब यहां पर इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितना टैक्स होगा उसके ऊपर 4% सेस हमेशा लगेगा। इट इज ऑलवेज लेविएड। और अगर क्वेश्चन में टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी दे रखा है दोस्तों, तो पहले टैक्स का टोटल लगा लो,
फिर वो जो सरचार्ज है उसका टोटल लगा लो, फिर टैक्स और सरचार्ज को ऐड कर लो भाई, टैक्स और सरचार्ज को, फिर उसके ऊपर आप लोग क्या लगा सकते हो, सेस लगा सकते हो। तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो कि जो सेस होता है उसकी रेट कितनी होती है, 4% होती है, 4%। और ये 4% हम किसके ऊपर लगाते हैं, ये 4% हम किसके ऊपर लगाते हैं, ये हम टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगाते हैं। और दोस्तों अगर सरचार्ज ना हो तो, अगर सरचार्ज ना हो तो फिर दोस्तों ये जो सेस होता है ये केवल टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट लॉ में फिक्स नहीं है। इट इज लेविएड इन ऑल द केसेस, ये सभी केसेस में लगाया जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, टैक्स समझ में आ गया आपको, सरचार्ज समझ में आ गया आपको, सेस समझ में आ गया। हाँ सर बहुत जोर से आ गया। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चाहे से कितना भी पढ़ लें भाई, चीजें हमारे दिमाग में सेट नहीं होती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। चलो तो हम यहां पर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और क्वेश्चंस निकालते हैं। ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, सीए डॉक्टर अमित खांडल पर, और जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है उसके अंदर भी मैं इसके पीडीएफ आपको दे दूंगा, ताकि आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट ले सकें। राइट, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था क्लास में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक बार पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को कहता है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42। मिस्टर ए जिनकी एज कितनी है, 42 ईयर्स है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लैक्स। मिस्टर ए जिनकी एज 42 ईयर्स है भाई, उनका टोटल इनकम 51 लाख है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए मिस्टर ए की टोटल इनकम 51 लाख है, मतलब 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। और दोस्तों इंडिविजुअल के केस में जैसे ही टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको पता है ना यहां पर सरचार्ज लग जाता है, सरचार्ज। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एफडी इंटरेस्ट। ये जब मैं आपको हेड्स पढ़ाऊंगा तो वहां सैलरी इनकम का भी नाम आता है, वहां पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम का भी नाम आता है, वहां पर एफडी वाले इंटरेस्ट का भी नाम आता है। अज्यूम दैट मिस्टर ए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। दोस्तों ये जो सेक्शन 115 BAC है ये टैक्स निकालने का एक ऑल्टरनेटिव मैनर है, और ये मैनर मैं आपको अभी आगे चलकर पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसको ऑप्ट नहीं किया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपने टैक्स का तरीका पढ़ा है ना अभी तक, वही टैक्स का तरीका आपको लगाना है। आपको सेक्शन 115 BAC के प्रोविजंस को यहां पर अप्लाई नहीं करना है। राइट, बिल्कुल सर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें यहां पर एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, और वो भी मैं आप लोगों को पहले एक बार नोट्स में लिखवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चन करेंगे। और एक बार आप पहले नोट्स निकाल लो, वो चीज क्या है भाई, उस चीज का नाम है दोस्तों मार्जिनल रिलीफ। तो मैं आप लोगों को यहां पर मार्जिनल रिलीफ सबसे पहले पढ़ा देता हूं कि भाई व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ। तो आप लोग एक टॉपिक लिख लो, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में ये चीज काम आने वाली है। एक टॉपिक का नाम लिख लो, मार्जिनल रिलीफ। तो ये जो टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ, ये हम यहां पर लिख लेते हैं।
मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है भाई, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो मार्जिनल रिलीफ को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। तो ऐसे मैं डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो अपन मार्जिनल रिलीफ को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लिख लो आप, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। और ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें आप नोट कर लीजिए, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको इंडिविजुअल का भी करवाऊंगा। आप एक एग्जाम्पल लिख लो, XYZ लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लो भाई डोमेस्टिक कंपनी। XYZ लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लो डोमेस्टिक कंपनी। टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 रुपीज 402 करोड़, 402 करोड़। टोटल इनकम रुपीज 1 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम लिख लो 1 करोड़ 1 लाख। अब दोस्तों मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले कंपनी का लिया है, इसके बाद मैं आपको इंडिविजुअल वाला एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। चीज़ों को समझने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो एक बार इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। पहले हम एग्जाम्पल से जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर जाएंगे, फिर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे, और मैं आप लोगों को दोस्तों मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो भी यहां पर क्या करवा दूंगा, नोट करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई डोमेस्टिक कंपनी है दोस्तों, इंडिया की है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर 2021 के अंदर 402 करोड़ बताया गया है। अच्छा, 2021 का टर्नओवर क्या काम आता है, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। तो देखो जरा, कंपनी का टैक्स रेट बताया था मैंने। अगर चीज़ें याद नहीं आती है दोस्तों तो क्वेश्चन करते समय नोट्स को साथ में रख लें। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को करने के लिए नोट्स को देखोगे, और जब आप नोट्स को देखते हो डियर तो बार बार देखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा लॉ याद होगा तभी मैं क्वेश्चंस करने बैठूंगा, नहीं। आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जहां पर भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपको याद नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर को, नोट्स की कॉपी को पास में रखो। अब देखो, डोमेस्टिक कंपनी पर प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स की रेट कितनी है। अगर टर्नओवर 20-21 का, मैंने समझाया था ना कि टर्नओवर जो बेस बनता है वो 2021 का बनता है। अगर टर्नओवर 20-21 के अंदर 400 करोड़ तक है तो रेट 25% लगेगी, और अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है 20-21 में तो रेट 30% लगेगी। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, ये देखो, तो 20-21 का जो हमारा टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ज़्यादा है। 400 करोड़ से हमारा टर्नओवर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस ईयर 22-23, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे तो प्रीवियस ईयर 22-23 के आएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 22-23 का टैक्स कैलकुलेट करूँ, कंपनी के केस में अगर मैं प्रीवियस ईयर 22-23 का टैक्स निकालूँ तो वो कितना आएगा, 1 करोड़ और 1 लाख।
1 करोड़ और 1 लाख है ना, टोटल इनकम है हमारी 1 करोड़ 1 लाख, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट रेट लगती है, कंपनी के केस में नो स्लैब रेट, फ्लैट रेट लगती है। तो 1 करोड़ 1 लाख का अगर आप 30% निकालोगे कैलकुलेटर से तो कितना निकल कर आएगा भाई? तो आप कर लो, कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें। 30,30,000, 1 करोड़ 1 लाख का 30% 30 लाख और 30,000 होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात और बताओ, ये जो डोमेस्टिक कंपनी है क्या इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा? जल्दी से बताइए, क्या इस डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज भी लगाया जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि जो सरचार्ज होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, सरचार्ज, ये देखो, अगर कंपनी के केस में सरचार्ज की बात करें तो कंपनी अगर डोमेस्टिक होती है, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज नहीं लगता। देखो, अगर नियम याद नहीं आ रहे हैं, रूल्स याद नहीं आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। मुझे भी नहीं आते थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन मैं क्वेश्चन करते समय बार बार नोट्स को देखता था, बार बार लॉ को पढ़ता था, तो मुझे चीजें याद हो गई। अच्छा, एक चीज को देखने के चक्कर में, एक चीज को देखने के चक्कर में दोस्तों, एक चीज को देखने के चक्कर में हम दूसरी 2 चीजें और पढ़ लेते थे, तो चीजें हमें क्या हो जाती थी, याद हो जाती। अब देखो, टोटल इनकम डोमेस्टिक कंपनी की 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है। तो 1 करोड़ से चाहे हमारी इनकम 1 लाख ही ज्यादा हो, 1,000 ही ज्यादा हो, हमारे को यहां पर 7% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई? 7% सरचार्ज। ऐसा नहीं है कि 1 लाख के टैक्स पर ही सरचार्ज लगेगा, नहीं, सरचार्ज जो लगता है वो फिर पूरे टैक्स पर लगता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे को केवल टैक्स नहीं, टैक्स के साथ साथ सरचार्ज, टैक्स के साथ साथ दोस्तों हमें सरचार्ज भी देना पड़ेगा। और ये जो सरचार्ज है इसकी रेट रहेगी 7% ऑफ टैक्स, मतलब जितना हमारा टैक्स होता है उस टैक्स का 7%। अच्छा, जरा अगर हमारा टैक्स 30 लाख और 30,000 है तो 30 लाख 30,000 का अगर हम 7% निकालते हैं तो इट कम्स टू 2,12,000 और 100 रुपया, ये हमारा सरचार्ज आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा टैक्स तो ज़्यादा बन गया भाई। बस यहीं से मार्जिनल रिलीफ का जन्म होता है। दोस्तों, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कूल माइंड से, अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक ही होती तो क्या मुझे 7% का सरचार्ज देना पड़ता? द आंसर इज नो, नहीं देना पड़ता। लेकिन मेरी इनकम 1 करोड़ से मात्र 1 लाख रुपए बढ़ गई। मैं तो कहता हूं जी 100 रुपए बढ़ गई, 1,000 रुपए बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, 1 लाख ही बढ़ी। लेकिन उस 1 लाख रुपए की इनकम को बढ़ने के चक्कर में हमारे को 7% की रेट से सरचार्ज देना पड़ गया, और ये सरचार्ज हमें पूरे 30,30,000 पर देना पड़ेगा। तो हमारा जो सरचार्ज है वो तो 2,12,100 रुपए हो गया। मतलब इनकम तो बढ़ी मात्र 1 लाख रुपए, इनकम जो हमारी बढ़ी है वो तो केवल 1 लाख रुपए बढ़ी है। 1 करोड़ से कितना ऊपर बढ़ी है दोस्तों? 1 लाख रुपए ऊपर बढ़ी है। उसके चक्कर में हमारे को सरचार्ज देना पड़ता है 2,12,000 और 100 रुपया। तो ये तो गलत हो गया ना कि इनकम तो बढ़ी मात्र 1 लाख रुपए, उसके चक्कर में हमको 7% का सरचार्ज का बर्डन भुगतना पड़ा। हाँ, टोटल इनकम थोड़ी और ज्यादा बढ़ती, 5 लाख 10 लाख बढ़ती, तब भी ठीक था कि भाई इनकम चलो इतनी तो बढ़ी, मतलब इनकम तो कम बढ़ी है, उससे ज्यादा तो हमारे ऊपर सरचार्ज लग गया भाई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो यहां पर सरकार क्या करती है, इन केसेस में जहां पर सरचार्ज आपके ज्यादा लग रहा है जबकि टोटल इनकम इतनी नहीं बढ़ी, तो जितनी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई है, जो सरचार्ज लगने की लिमिट है उससे कितना ऊपर बढ़ी है इनकम, इसको देखना पड़ेगा। अगर वो बहुत कम बढ़ी है
लेकिन उससे ज्यादा अगर हमारे ऊपर सरचार्ज लग जाता है तो ऐसे केस में दोस्तों हमें उसके लिए रिलीफ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। तो आप मार्जिनल रिलीफ का बेसिक फंडा समझ गए होंगे कि टैक्स का बर्डन आपके ऊपर ज्यादा आ जाता है, सरचार्ज जो लगता है उसका बर्डन आपके ऊपर ज्यादा आ जाता है, जबकि टोटल इनकम बहुत कम बढ़ी है। तो ऐसे केस में सरकार आपको क्या देती है? मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ देती है। अब देखो इस बात को यूं समझो, अगर हमारी इनकम 1 करोड़ 1 लाख होती है तो हमारा टैक्स बनता है 30,30,000 और फिर हमें साथ में क्या देना पड़ता है भाई? सरचार्ज भी देना पड़ता है। और 7% सरचार्ज को जोड़ने के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी 32,42,100 बन जाती है। अजूम करो, यहां पर लिखो भाई, अजूम करो इफ टोटल इनकम, अजूम करो कि इफ टोटल इनकम इज रुपीज 1 करोड़ ओनली। एक बार ऐसे अजूम करो कि टोटल इनकम अगर हमारी 1 करोड़ ही होती तो सोचो दोस्तों हमारा टैक्स कितना बनता। अगर हम 1 करोड़ का टैक्स कैलकुलेट कर लें तो 1 करोड़ रुपए का टैक्स हमारा बनता है 30 लाख रुपए। 1 करोड़ पर हमारा टैक्स बनता है 30 लाख रुपए। क्या दोस्तों हमें यहां पर सरचार्ज देना पड़ता है? क्या हमारे को सरचार्ज देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। तो मुझे बताओ, हमारी टैक्स लाइबिलिटी मात्र 30 लाख ही रह जाती है, 30 लाख। तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अभी आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे लोग उसको रटते हैं। अगर हमारी इनकम कितनी हुई और हमारा टैक्स कितना हुआ, ऐसे समझो। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ और 1 लाख होती है तो हमारा टैक्स बनता है 32,42,100। अभी हमने सेस को नहीं जोड़ा, सेस सबसे बाद की बात है। 1 करोड़ और 1 लाख रुपए की इनकम पर हमको टैक्स देना पड़ता है 32,42,100। और जब यही इनकम हमारी 1 करोड़ हो जाती है, यही इनकम दोस्तों जब हमारी 1 करोड़ हो जाती है, अजूम करो, तो हमारा टैक्स बनता है 30 लाख। जब यही इनकम हमारी 1 करोड़ पर अगर हम अजूम करें तो हमारा टैक्स बनता है 30 लाख। हमारा जो टैक्स बनता है वो यहाँ पर 30 लाख बनता है, 30 लाख बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी इनकम तो मात्र कितनी बढ़ी? 1 लाख ही बढ़ी। अगर मैं इनकम को देखूं कि मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 1 लाख बढ़ी, और उसके कंपैरिजन में हमारा टैक्स कितना बढ़ गया? 2,42,100 बढ़ गया। मतलब 1 लाख रुपए इनकम को बढ़ने के चक्कर में हमारा टैक्स 2,42,100 रुपीज से बढ़ गया। बोलो डियर, ये तो एक तरह से गलत हो गया ना कि 1 लाख की इनकम बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 2,42,100 रुपया। तो कोई क्या बोलेगा कि हे सरकार आप ऐसे करो, मेरी 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ी है ना, आप मेरे से ये पूरे 1 लाख रुपए ले लो, लेकिन कम से कम मेरे से 2,42,000 का टैक्स तो मत लो। मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए बढ़ी है, उसके चक्कर में मेरा टैक्स बढ़ गया 2,42,100 रुपया। तो सरकार ऐसे करो, आप मेरे से 1 लाख पूरे ले लो। तो सरकार पता है ऐसे लोगों को क्या कहती है? ना ना यार, ये तो तेरे साथ गलत हो गया। तो बोले तू एक काम कर, टैक्स टू बी पेड। तो सरकार इससे कितना टैक्स मांगेगी बताऊं? सरकार इसको बोलेगी टैक्स ऑन रुपीज 1 करोड़, कि तू 1 करोड़ रुपए का तो टैक्स दे दे। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का जो टैक्स बनता है वो बनता है दोस्तों 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज प्लस जितनी तेरी एक्स्ट्रा इनकम है,
जितनी तेरी एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम अबाउ ₹1 करोड़, जितनी तेरी एक्स्ट्रा इनकम है अबाउ ₹1 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर कितनी है इनकम बताओ जरा। 1 करोड़ से इनकम कितनी ऊपर गई? 1 लाख ऊपर गई। तो सरकार उससे कहेगी भाई तू ऐसा कर 31 लाख रुपीस का टैक्स दे दे। 1 करोड़ का टैक्स तो तू पूरा पूरा दे दे, प्लस तेरी इनकम जितनी 1 करोड़ से ऊपर चली गई, मतलब 1 लाख ऊपर चली गई, तू 1 लाख और दे दे। तो तू भाई 31 लाख दे दे, हम तेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। तो बताओ, एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार ने उस बंदे को कितने का फायदा दे दिया? जल्दी से बताओ। एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार ने उसको कितने का फायदा दे दिया? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। बोलो दोस्तों, उसे मार्जिनल रिलीफ कितने की मिली? लिख लो, टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम। टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम कितना है? टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम 32, 42, 100, ये उसको पे करना था। अगर देखा जाए तो ये पे करना था, 32,42,100 रुपया पे करना था। और उसने जो पे किया, टैक्स टू बी पेड, उसने जितना टैक्स पे किया है, टैक्स टू बी पेड, तो यहां पर जो टैक्स टू बी पेड है वो कितना है? 31 लाख रुपए है, 31 लाख। तो 31 लाख रुपया हमने पे किया है, तो ये आ जाता है 142, 100। ये है हमारा टैक्स टू बी पेड को हटाने के बाद। तो टैक्स टू बी पेड हमारा 31 लाख है और हमको देना कितना था गवर्नमेंट को? 32,42,100। तो ये जो अमाउंट है भाई 1,42,100 रुपया, ये एक तरह से हमारी हो जाती है मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब समझे क्या आप लोग? क्या होती है मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे की इनकम जो सरचार्ज लगने की स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है, अगर उससे क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में इनकम जितनी ज़्यादा हो जाती है, अगर टैक्स उससे भी ज़्यादा हो रहा हो, अगर टैक्स उससे भी ज़्यादा हो रहा हो, तो डिफरेंस अमाउंट का रिलीफ मिलता है। तो कहाँ तो हमको 31 लाख देने पड़े और हमको देना था सरकार को 32,42,100। तो व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट? 1,42,100। इसे हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। और अगर हम टोटल टैक्स की बात करें, टोटल टैक्स पेबल, तो कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा भाई? 31 लाख रुपए तो देना ही है, प्लस 4% क्या लगेगा? सेस, क्योंकि सेस तो हमेशा लगता है। ये जो 4% सेस है ये तो हमेशा लगता है। अगर ओनली टैक्स है तो हम टैक्स के ऊपर 4% सेस लगाते हैं, और अगर दोस्तों टैक्स के साथ में सरचार्ज भी है तो हम टैक्स और सरचार्ज के टोटल के ऊपर 4% क्या लगाते हैं? सेस। तो आप 31 लाख पर 4% जोड़ लो, 31 लाख का 4%, 1,24,000। ₹32,24,000। तो कहाँ तो हमको ओरिजिनल टैक्स 32,42,100 पर सेस देना पड़ता 4%, और अभी हमको मात्र सेस देना पड़ा ओनली 31 लाख पर। तो हो गया ना फायदा भाई, मार्जिनल रिलीफ हमको मिल गई ना। तो सेस तो देखो हमेशा लगना है, मार्जिनल रिलीफ मिल रही हो या ना मिल रही हो, सेस तो हमेशा लगना है। सेस को तो आप एक तरह से ये समझ लो भाई वो तो इररेलीवेंट है, वो तो लगना ही लगना है। मेन फर्क है सरचार्ज का। तो जो मार्जिनल रिलीफ होती है वो किस रीजन से दी जाती है? सरचार्ज के रीजन से दी जाती है, क्योंकि सरचार्ज जो होता है ना दोस्तों, वो एक मॉनेटरी लिमिट को क्रॉस करने के बाद लगता है। अब किसी की मॉनेटरी लिमिट मान लो थोड़ी सी क्रॉस हो गई, 1,000 रुपए क्रॉस हो गई, उसके चक्कर में उसको सरचार्ज पूरे टैक्स पर देना पड़ता है। तो
ऐसे में सरकार ने बोला भाई ये तो गलत है, नाइंसाफी है, तो गवर्नमेंट वहां पर क्या देने लग गई, मार्जिनल रिलीफ। ये मैंने कंपनी का क्वेश्चन करवाया। अभी मैं आपको एक बार मार्जिनल रिलीफ के स्टेप्स नोट करवा देता हूं, इसके बाद हम एक इंडिविजुअल पर्सन का भी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इंडिविजुअल लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये आपके काम आ सकता है, राइट। वैसे मैंने कंपनी का भी आपको करवा दिया है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहां पर स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स लिख लो भाई। आप यहां पर स्टेप्स लिख लो। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। चलो, तो क्या क्या स्टेप होते हैं भाई, सबसे पहले आप लिख लो स्टेप नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर स्टेप नंबर 1 लिख लो, कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम, ब्रैकेट में लिख लो विदाउट सेस। सबसे पहले लिख लो भाई स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम विदाउट सेस। इसके बाद लिख लो स्टेप नंबर 2, इसके बाद आप लोग लिख लो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टैक्स ऑन, कैलकुलेट टैक्स ऑन ₹50 लाख या 1 करोड़, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ इन केस ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पर जो सरचार्ज की लिमिट है ना इंडिविजुअल के केस में, वो कभी 50 लाख है, कभी वो लिमिट 1 करोड़ है, कभी वो लिमिट 2 करोड़ है, कभी वो लिमिट 5 करोड़ है। तो इंडिविजुअल के केस में आप वो जो पर्टिकुलर लिमिट है भाई उसके ऊपर टैक्स निकाल लो, फिर आप टैक्स निकाल लो 1 करोड़ पे, फिर आप लोग यहाँ पर टैक्स निकाल लो 1 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ कब लगेगा, फर्म के केस में। 1 करोड़ कब लगेगा भाई, फर्म के केस में लगेगा। उसके बाद 1 करोड़ और 10 करोड़ ये कब लगेगा, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला काम, जो भी आपकी ओरिजिनल टोटल इनकम होती है, जितनी भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उसके ऊपर सबसे पहले आप टैक्स निकाल लो। और ये जो टैक्स आप निकालोगे ये आपको निकालना है विदाउट सेस। ये जो टैक्स आप यहाँ पर निकालोगे ना भाई, ये आपको निकालना है विदाउट सेस। ये टैक्स आपको विदाउट सेस निकालना है। फिर आप स्टेप नंबर 2 लगाओ। स्टेप नंबर 2 में क्या करो भाई, जो भी मॉनेटरी लिमिट है, ईदर 50 लाख, ईदर 1 करोड़, ईदर 2 करोड़, ईदर 5 करोड़, जो भी आपकी मॉनेटरी लिमिट होती है उसके ऊपर आप टैक्स निकालो। जैसे फर्म के केस में 1 करोड़ होती है, कंपनी के केस में 1 करोड़ या 10 लाख होती है, जो भी मॉनेटरी लिमिट है। जैसे मान लो कंपनी है, अब 1 करोड़ 5 लाख है इनकम, तो आपको 1 करोड़ पे निकालना है। अगर 10 करोड़ 5 लाख है तो फिर 10 करोड़ पे निकालना है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल है, किसी इंडिविजुअल की इनकम 51 लाख है, तो आप वहाँ 50 लाख पे निकालोगे।
किसी इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो फिर आप सेकंड स्टेप में जो टैक्स निकालोगे वो 1 करोड़ पर निकालोगे। या किसी इंडिविजुअल की इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, तो बताओ स्टेप नंबर 2 में जो आप टैक्स निकालोगे वो किस पे निकालोगे? जो भी नियरेस्ट है, 2 करोड़ 1 लाख में नियरेस्ट कौन है? 2 करोड़, उसके ऊपर निकालेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 लगाएंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? टैक्स टू बी पेड। स्टेप नंबर जो हमारा 3 होता है वहां पर हम लिखेंगे टैक्स टू बी पेड। अच्छा, टैक्स टू बी पेड का क्या मतलब होता है? स्टेप नंबर 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। स्टेप नंबर 3 जो है दैट इज कॉल्ड टैक्स टू बी पेड। कितना टैक्स हमको पे करना है? तो जो टैक्स टू बी पेड होता है भाई, उसका मतलब होता है स्टेप नंबर 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। अब जैसे स्टेप नंबर 2 में हमने पहले 50 लाख पे टैक्स निकाला, हमारी इनकम 51 लाख थी, तो हम उसमें 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो हमें पहले 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा और फिर उस टैक्स में हम 1 लाख रुपया ऐड कर देंगे। तो जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, मॉनेटरी लिमिट को क्रॉस करने के बाद जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम है भाई, वो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 के टैक्स में ऐड कर देंगे। फिर हम लगाएंगे स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकाल लेंगे भाई? मार्जिनल रिलीफ। जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, उस स्टेप नंबर 4 में हम मार्जिनल रिलीफ को निकालेंगे और ये निकलेगा स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3। जब दोस्तों आप स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 3 को माइनस करते हो, तो माइनस करने से जो डिफरेंस अमाउंट निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। स्टेप 1 का मतलब हो गया ओरिजिनल टैक्स, और स्टेप 3 का मतलब हो गया टैक्स टू बी पेड। स्टेप नंबर 4 में मार्जिनल रिलीफ आ जाती है। स्टेप 1 में से किसको माइनस कर दो? स्टेप नंबर 3 को माइनस कर दो। तो ये समझ में आया सभी लोगों को? ये हमारा एक तरह से मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिए हैं। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये मार्जिनल रिलीफ के स्टेप आ गए। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आप लिख लो। मिस्टर कालू की इनकम निकालेंगे। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कालू की टोटल इनकम, कालू कौन है भाई? इंडिविजुअल है। तो कालू की टोटल इनकम सपोज करो 51 लाख है। तो जैसे ही कालू की इनकम 51 लाख होगी, मुझे बताओ सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। सबसे पहला था स्टेप नंबर 1 में क्या बताया था? नोट्स को सामने रखो, कैलकुलेट करो टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम। और ये सब काम आपको विदाउट सेस करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन ₹51 लाख। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? 51 लाख रुपए पर टैक्स निकालेंगे। 51 जो लाख रुपए हैं भाई, उस 51 लाख रुपए के ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे, है ना। निकाल लो। इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट लगती है, फ्लैट रेट नहीं लगती है। स्लैब रेट यू नो वेरी वेल। तो अप टू ₹2.5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है,
तो टैक्स आपका जो बनेगा वो नील बनेगा। 2.5 लाख से लेकर, और अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स लगाना है। 2.5 लाख से लेकर जो 5 लाख तक की टोटल इनकम होती है ना, उसके ऊपर हमको 5% टैक्स लगाना है। तो इट कम्स टू 12,500। और 5 लाख रुपए से लेकर, और अगर हमारी टोटल इनकम 10 लाख रुपए तक होती है तो इसके ऊपर हमको 20% लगाना है। 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख का 20%, तो इट कम्स टू 1 लाख। ठीक है। और जितनी भी इनकम हमारी 10 लाख से ज़्यादा है, अब हमारी टोटल इनकम तो 51 लाख है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी टोटल इनकम तो 51 लाख है, तो 51 लाख 10 लाख से कितनी ज़्यादा है भाई? 10 लाख से कितनी ज़्यादा है? 41 लाख। इसका 30% कर लो। ये जो 41 लाख है इसका 30% कर लो। तो 41 का अगर आप 30% करोगे कैलकुलेटर से तो ये आता है 12,30,000। 12,30,000। तो हमारा जो टैक्स बनता है 12,30,000 में जोड़ लो, 12,30,000 कैलकुलेटर से कर लो, प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 13,42,500, ये हमारा टैक्स बनता है। अच्छा, हमें ओरिजिनल इनकम पे टैक्स निकालना है स्टेप नंबर 1 में, तो हम यहाँ पर सरचार्ज लगाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं? सरचार्ज। तो हम यहाँ पर लगा देंगे भाई सरचार्ज। सरचार्ज का रेट क्या होगा? 10% ऑफ टैक्स। जितना हमारा टैक्स होता है दोस्तों, जितना हमारा टैक्स होता है उस टैक्स का 10%, तो इसका 10% निकाल लो। 1,34,250, 1,34,250, 13,42,500 जोड़ दिया तो ये आता है हमारा 14,76,750, 14,76,750, 14,76,000 और 750। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 का टैक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 का टैक्स हो जाता है, राइट। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 लगा देते हैं। टैक्स ऑन ₹50 लाख। दूसरा स्टेप होता है कि जो हमारी मॉनेटरी लिमिट होती है उस मॉनेटरी लिमिट पर टैक्स निकालो। अब हमारी मॉनेटरी लिमिट यहाँ पर 50 लाख है, 51 लाख से जस्ट पहले 50 लाख ही है, उस पर टैक्स निकालो। तो अप टू ₹2.5 लाख हमारा टैक्स बनता है 0। 2.5 से लेकर और 5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स बनता है 12,500। 5% से जो हमारा टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500। फिर 5 लाख से लेकर और 10 लाख रुपए तक, 5 लाख से लेकर और 10 लाख रुपए तक, 5 लाख से 10 लाख तक अगर देखो तो 20% लगेगा। तो 5 लाख का 20% हमारा 1 लाख आता है, बहुत बढ़िया। और जितनी भी इनकम हमारी 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे हमारी टोटल इनकम यहाँ पर 50 लाख है, तो ये 10 लाख से कितनी ज़्यादा हो गई? 40 लाख। 40 लाख का 30%, तो 40 लाख का 30% आता है 12 लाख। तो 12 लाख ये सारा ऐड करोगे तो टैक्स कितना निकल कर आएगा? 13,12,500। 13,12,500। अच्छा, अगर मैं सरचार्ज की बात करूं तो सरचार्ज है ही नहीं, यहाँ पे सरचार्ज हमारा है ही नहीं। तो 13 लाख और 12,500 ये हमारा स्टेप नंबर 2 में टैक्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या बताया था? ये सारे स्टेप लगाओ। टैक्स टू बी पेड। अच्छा, टैक्स टू बी पेड कैसे निकालते थे? स्टेप नंबर 2 लिख लो।
प्लस जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम, जैसे स्टेप 2 में आपका टैक्स बनता है 13,12,500, जैसे स्टेप नंबर 2 में आपका टैक्स बनता है 13,12,500, प्लस हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, देखो 50 लाख से कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, 1 लाख ऊपर है, तो हमने 1 लाख रुपए ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा 14,12,500, 14,12,500। ये टैक्स हमको पे करना है गवर्नमेंट को, 50 लाख पर जितना बना वो, और जितनी हमारी एक्स्ट्रा इनकम है वो हमें पे करना है। तो अगर देखा जाए तो हमें स्टेप नंबर 4 में मार्जिनल रिलीफ देखा जाए तो कितनी मिली, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3, 14,76,750 माइनस 14,12,500, तो हमें इतने की बचत मिल गई, 64,250 की, 64,250 का हमको मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो जब जब दोस्तों ऐसा होगा कि स्टेप नंबर 1 में आपका टैक्स ज़्यादा आएगा स्टेप नंबर 3 से, जब जब आपका स्टेप नंबर 1 में जो टैक्स बनता है ओरिजिनल इनकम पर, अगर वो स्टेप नंबर 3 से ज़्यादा आएगा तो आप वहाँ पर मार्जिनल रिलीफ दे सकते हो, आपको स्टेप 3 के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इनकम जैसे अभी आप इसी क्वेश्चन को 55 लाख या 60 लाख से करोगे, अगर आप 60 लाख की इनकम मानकर करोगे तो देख लेना स्टेप 1 का टैक्स ही कम रहेगा, स्टेप 3 ज़्यादा आएगा, मतलब आपको मार्जिनल रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे 50 से थोड़ी ऊपर इनकम गई तो वहाँ पर मार्जिनल रिलीफ बनती है, स्टेप 1 का टैक्स ज़्यादा बनता है स्टेप नंबर 3 से, तो आप वहाँ मार्जिनल रिलीफ ले सकते हो। और अगर मेरे से आप टोटल टैक्स पूछोगे कितना आया, टोटल टैक्स पेबल, तो टोटल टैक्स का मतलब हो गया 14,12,500 प्लस 4% का सेस। 14,12,500 में हम क्या जोड़ेंगे, सेस। 14,12,500 में हम 4% सेस जोड़ेंगे, तो सेस जोड़ने के बाद हमारा टोटल टैक्स आएगा 14,69,000। हमारा जो टोटल टैक्स निकल कर आएगा ना, जो हमारा टोटल टैक्स निकल कर आएगा वो 14,69,000 आएगा। तो हमारा जो टोटल टैक्स पेबल निकल कर आएगा दैट इज़ 14,69,000, 14,69,000 रुपये, ये हमारा टैक्स निकल कर आएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? इज़ इट क्लियर? तो ये था दोस्तों एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराऊंगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पर आ सकते हो और क्वेश्चन बैंक में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ये 51 लाख का ही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 एक तरह से मैंने करा दिया, अभी अभी जो मैंने कराया वही सेम क्वेश्चन है। आपको 51 लाख का टैक्स निकालना था, तो इसमें वही मार्जिनल रिलीफ है। इसको एक बार आप घर पे करके देखें, कल हम इसके बारे में बात करेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे नोट्स होते हैं, हैंड राइटन नोट्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, वो मैं PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा और आप लोगों के लिए मैं उसे जो पर्टिकुलर ऐप है उसमें भी दे दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।